आज के इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 7 का, जिसका उन्वान है जुबानों का घर हिंदुस्तान। ये सबक सैयद एहतशाम हुसैन का लिखा हुआ है। सैयद एहतशाम हुसैन ने किताब लिखी थी उर्दू की कहानी, बच्चों के लिए किताब लिखी थी आपने। उर्दू कैसे पैदा हुई, कहाँ से आई, इन चीज़ों के बारे में आप बच्चों को बताना चाहते थे, तो आपने किताब लिखी और उस किताब का शुरुआती हिस्से से इस सबक को अखज़ किया गया है, जुबानों का घर हिंदुस्तान। इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने एहतशाम हुसैन के हवाले से बात की थी, आपका तारुफ हासिल किया था, साथ ही आपकी तर्ज तहरीर की खुसूसियात, कलाम की खासियत क्या है, इन हवालों से हमने बात की थी। दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यहां हम सबक जुबानों का घर हिंदुस्तान का मुताला करेंगे और तीसरे हिस्से में इस सबक से मुतालिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, जुबानों का घर हिंदुस्तान, और इस हिस्से का उन्वान है हिंदुस्तान की जुबानें। बच्चों, सैयद एहतशाम हुसैन का लिखा हुआ ये सबक है और आपकी मशहूर किताब उर्दू की कहानी से इस सबक को अखज़ किया गया है। इस सबक में आपने हिंदुस्तान में बोली जाने वाली मुख्तलिफ ज़बानों के हवाले से मालूमात फराहम कराई है। बच्चों, हिंदुस्तान एक बहुत अजीम शान मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की जुबानों में वो आपस में बातें करते हैं। जैसे जैसे हम हिंदुस्तान के सूबाई इलाकों में घूमते हैं, एक इलाका बदलते हैं, दूसरे इलाके में दूसरी जुबान शुरू हो जाती है। अगर आप कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर में आपको एक अलग ही जुबान मिलेगी, कश्मीरी रंग लिए हुए जुबान आपको नजर आएगी। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, मुल्क के एक हिस्से में बंगाली बोली जाती है, कहीं उड़िया बोली जाती है, कहीं उर्दू बोली जाती है, कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं आपको तामिल और तेलुगु से मुतालिक ज़बानें आपको नज़र आएंगी, तो कहीं और किसी किस्म की ज़ुबानें नज़र आएंगी। ये मोटी मोटी ज़ुबानें बड़े तादाद में बोली जाती हैं। इसके अलावा छोटी ज़ुबानें भी मुकामी तौर पर बोली जाती हैं। तो हिंदुस्तान को सैयद एहतशाम हुसैन ने ज़ुबानों का घर कहा है कि बहुत अलग अलग तरह के मुख्तलिफ किस्म के लोग यहाँ पर मिलते हैं और उनकी ज़ुबानें भी उतनी ही मुख्तलिफ हैं। लेकिन ये ज़ुबानें आई कहाँ से, किस तरह से इन ज़बानें बोली जाने लगी, क्या इन ज़बानों की शुरुआती मंजर रहा है, किस तरह से ये पैदा हुई, उन हवाले से एहतशाम हुसैन हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं सबक का ये हिस्सा, जहां पर हम उन ज़बानों की पैदाइश और असल के बारे में जानेंगे कि ये कहां से आई और किस तरह से ये हमारे हिंदुस्तान में राइज हो गई हैं ये ज़बानें। शुरू करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां रास्ता रोकती हैं, कहीं फैले रेगिस्तान हैं जिनमें आबादी कम है, कहीं जमीन सोना उगलती है, कहीं बंजर है और कुछ पैदा नहीं होता। फिर यहाँ के बसने वालों को देखें तो काले भी हैं और गोरे भी, खूबसूरत भी हैं और बदसूरत भी। लंबे कद वाले भी आपको हिंदुस्तान के अंदर मिल जाएंगे और छोटे कद वाले इंसान भी यहाँ पर नजर आते हैं। जंगलियों की तरह जिंदगी बसर करने वाले भी हैं और बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग भी यहाँ पर मिल जाएंगे। हिंदुस्तान, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक अजीम शान मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ पर हर तरह के नज़ारे, हर तरह की कुदरती चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आएंगे, हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ आएंगे कि जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं। इसके अलावा आपको उन चोटियों के साथ बजाय आप देखोगे तो आपको रेगिस्तान भी नज़र आएगा, बहुत बड़ा रेगिस्तान नज़र आएगा जहाँ रेत ही रेत है। उस सहरा में जिंदगी का नामो निशान नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है, बहुत कम लोग वहां पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कहीं आपको मैदानी इलाके मिलेंगे जहां पर बहुत घनी आबादी है, बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं, और कहीं आपको ऐसी जगहें मिलेंगी कि जहां पर जंगली लोग रहते हैं, जंगल की तरह वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, कबीलों की शक्ल में रहते हैं। गांव मिलेंगे, कहीं आपको शहर नजर आएंगे। तो नदियां, पहाड़, मैदान, शहर, गांव, ये सब हिंदुस्तान के अंदर आबाद हैं और इनके अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। और लोग भी आपको गोरे लोग भी नजर आएंगे, ऐसे गोरे के जैसे अंग्रेज होते हैं, जैसे यूरोपियन मुल्कों के लोग होते हैं, वैसे भी आपको हिंदुस्तान में नजर आएंगे। और बिल्कुल काले लोग भी, अफ्रीकन मुल्कों के जैसे लोग भी यहां पर आपको नजर आएंगे।
आपको लंबे चौड़े लोग भी नजर आएंगे, आपको छोटे कद के ठिंगने बोने लोग भी यहां पर नजर आएंगे। तो हर तरह के लोग हमारे यहां पर हिंदुस्तान में रहते हैं, हर तरह के लोग यहां पर बसते हैं। तो बहुत बड़ा, बहुत अजीम मुल्क है, सभी तरह के यहां पर लोगों को रहने के लिए फराहमी है। यहां ना जाने कितनी तरह के लोग मिलते हैं और कितनी तरह की जुबानें और बोलियां बोलते हैं। अब जो लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, उनकी जुबानें भी अलग अलग हैं। जैसे ही उनका रंग रूप बदला, उनके रहने की जगह बदली, उनके रिवाज बदले, रस्में बदली, वैसे ही उनकी जुबानें भी बदल गईं। कदम कदम पर आपको अलग जुबानें मिलेंगी हिंदुस्तान में। आप बढ़ते जाएंगे, आपको जुबानों के अंदर बदलाव आता जाएगा। कुछ ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए 5000 बरस से भी ज्यादा हो गए हैं। तो कई लोग तो ऐसे हैं जो नई नई हिंदुस्तान में आमद हुई है, गैर मुल्कों से यहां पर आकर बस गए हैं। कोई 500 साल पहले आया, कोई 1000 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया, कोई 200 साल पहले आया, अलग अलग वक्त के अंदर। और ऐसे लोग भी हिंदुस्तान में हैं कि जिनको यहां पर बसे हुए 5000 से ज्यादा साल भी हो गए हैं। इतने हजारों सालों से वो यहां पर हिंदुस्तान को अपना मुल्क बनाकर रह रहे हैं, वो जमे हुए हैं, बसे हुए हैं। और कुछ ऐसे हैं जो थोड़े ही दिनों से यहां आबाद हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको यहां पर रहते हुए 5000 साल से भी ज्यादा हो गए, शुरुआत से रह रहे हैं। जब जमीन में तब्दीली आ रही थी, जब बदलाव आ रहे थे, उस वक्त भी वो वहां थे, वो जमे हुए थे, उनकी नस्लें आबाद थी और आज भी उनकी नस्लें आबाद हैं। तो 5000 6000 साल पहले से लोग यहां पर आबाद हैं। और अभी आप देखोगे तो कुछ नए भी यहां पर आके बसे हैं। अफगानिस्तान से यहां पर आके लोग बसे हैं, ईरान से यहां पर लोग आकर बसे हैं, तुर्की से लोग यहां पर आकर बसे हैं। जो सुल्तान आए थे, मुसलमान आए थे, अरब यहां पर आकर बसे हैं, अरबी लोग यहां पर आकर बसे हैं, अंग्रेज भी यहां पर आके बसे हैं। तो कई लोगों को तो हजारों साल हो गए यहां पर, और कुछ लोगों को कुछ वक्त यहां पर गुजरा है, थोड़े वक्त से ही यहां पर वो कायम हैं। ऐसे देश में अजीब अजीब ढंग की कौमें होंगी और अजीब अजीब जुबानें, लेकिन इससे घबराने नहीं चाहिए। अब जब हमारा इतना बड़ा मुल्क है, हजारों सालों से लोग यहां पर रह रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग रह रहे हैं, अलग अलग कौमें हैं, उनके बोलचाल का तरीका अलग है, उनके चलने फिरने का तरीका अलग है, उनके खाने पीने के रिवाज अलग हैं, उनके शादी ब्याह के रिवाज रस्में अलग हैं। तो फिर वो अलग अलग लोग मिलेंगे ही, उनके अंदर इख्तिलाफ हो गई। लेकिन इस इख्तिलाफ से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान इख्तिलाफात का मुल्क है, यहां पर मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलेंगे, लेकिन सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मोहब्बत से रहते हैं, इखलास के साथ पुरखुलूस होकर यहां पर वो रहते हैं। वो लड़ाई झगड़े नहीं करते, लड़ते नहीं है। चाहे कोई आदिवासी हो जो कबीलाई जिंदगी जी रहा हो वो हो, या कोई नया शहरी हो, शहर की जिंदगी जी रहा हो, वो सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान को ही अपना मुल्क मानकर वो चैन और सुकून से यहां पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो ये जो अजीब अजीब तरह के लोग हैं, तरह तरह की नस्लें और तरह तरह की किस्में लोगों की मिल रही हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये तो हमारे लिए बाइस फख्र है, ये हमारी मजबूती है। यही जो इख्तिलाफात हैं ये हमें ताकतवर बनाते हैं, हिंदुस्तान को एक बड़ा मुल्क बनाते हैं। अगर हिंदुस्तान की जगह कोई और मुल्क होता तो इतने इख्तिलाफात से वो टूटकर बिखर जाता। लेकिन हिंदुस्तान की खासियत है कि इसके इख्तिलाफात ही, इसके लोगों के अंदर जो अलग अलग तरह के रंग भरे हुए हैं, वो रंग मिलकर ही इसको मजबूती देते हैं, वो रंग मिलकर ही इसको ताकतवर बनाते हैं। इस मुल्क के बड़े होने की निशानी है कि इसमें अलग अलग होने पर भी सबके मिलजुल कर रहने की गुंजाइश है। अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, अलग अलग तरह के जुबानें यहां पर बोल रहे हैं, अलग अलग तरह के अपने त्योहारों को मना रहे हैं, लेकिन यह हमारे मुल्क के अजीम होने की निशानी है। हम कह रहे हैं हमारे मुल्क को कि अजीम शान है, शान में अजीम है, बहुत बड़ा मुल्क है हमारा। तो सिर्फ उसके कद बड़े होने से बड़ा नहीं हो जाता, उसका दिल भी बड़ा होना चाहिए। तो हिंदुस्तान का दिल बड़ा है, यहां पर मुख्तलिफ किस्म के लोग भाईचारे से आपस में मिलकर रहते हैं। तो इस घबराने की कोई बात नहीं है।
डरने की कोई बात नहीं है। ये हमारे मुल्क के बड़ा होने की, अजीम होने की निशानी है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एहतशाम हुसैन शुरुआत कर रहे हैं, आपको उर्दू की तरफ लेके जाएंगे कि उर्दू किस तरह से बनी, लेकिन उससे पहले जुबानें जो यहां पर हिंदुस्तान में बोली जाती हैं वो किस तरह से शुरुआत हुई उनकी, उन बातों के ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं। तो ये पस मंजर आपको बताया जा रहा है। यह बताना मुश्किल है कि 5000 बरस पहले यहां कौन लोग बसते थे। हम बिल्कुल सही तरीके से पुख्ता मालूमात यहां पर हमें मुहैया नहीं है कि यह तो पता है कि हिंदुस्तान में लोग रहते थे और शुरुआत से लोग रह रहे हैं। जब से हमारी जमीन की अंदर इंसानियत वजूद में आई है तब से हिंदुस्तान में आबादी है, लेकिन कौन लोग थे वो, ये बताना पक्के तौर पर मुमकिन नहीं है। हालांकि कुछ जो लोग हैं उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कहाँ रहते थे और कैसे वो यहां पर अपनी जिंदगी गुजर करते थे। तो देखिए, मगर अब बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि उस जमाने से यहां दूर दूर के लोग आने लगे। कब से? 5000 साल पहले की बात यहां पर एहतशाम हुसैन बता रहे हैं कि ये तो पता नहीं यहां पर कौन रहते थे, लेकिन इस बात के सबूत हमें मिलते हैं कि उसी वक्त बाहर के मुल्क के लोग हिंदुस्तान में आकर बसने लगे थे, क्योंकि हिंदुस्तान मुआशी तौर पर मजबूत था। मुआशी हालात जो है हिंदुस्तान की ताकतवर थी, खूब यहां पर अनाज पैदा होता था, खूब यहां पर जमीन से चीजें निकलती थी और खाने पीने की अशिया की कोई कमी नहीं थी। तो इसलिए दूसरे मुल्क के जो लोग थे वो हिंदुस्तान पर, उन सरजमीनों पर, उन अनाज के गोदामों पर कब्जा करने के लिए आते थे। तो दूर दूर से लोग यहां पर आकर बस रहे थे, इसके सबूत हमें मिले हैं। इतना समझ लेना कुछ मुश्किल नहीं है कि पहले दुनिया के ज्यादातर लोग वहशियों की तरह जिंदगी गुजारते थे। वहशी यानी जो वहशत तारी हो जिनके ऊपर, जिसको चाहे मार दिया, जिसको चाहे काट दिया, कोई नज्म नहीं है उनकी जिंदगी का, किसी तरह से सिर्फ इनको खाना चाहिए और अपनी सहूलियत चाहिए, चाहे दूसरे का नुकसान हो तो हो। तो वो लूट मार की जिंदगी उस वक्त थी, मारा काटी की जिंदगी उस वक्त थी, लोग वहशियों की जिंदगी गुजारते थे। ज्यादातर लोग उस वक्त सारी दुनिया के ही, हिंदुस्तान के ही नहीं, सारी दुनिया में यही जिंदगी थी, यही निजाम था, इसी तरीके से खाना हासिल किया जाता था। जो लड़ाइयां थी जितनी भी खाने के लिए होती थी, तो वहशियों की तरह जिंदगी बसर करते थे और खाने पीने की खोज में छोटी छोटी टोलियों में मारे मारे फिरते थे। खाना लेने के लिए टोलियां बनाकर, अपने ग्रुप बनाकर, और उनके अंदर वो जगह जगह घूमना फिरता करते थे और जहां खाना मिलता, जिसके पास खाना मिलता उसको मारते और उससे खाना हासिल कर लेते। या फिर जंगल में जानवर नजर आते तो उन जानवरों का शिकार करके उनसे अपने खाने का सामान बनाते थे। जानवरों को शिकार करते थे या दरख्तों के फल, पत्ते और जड़ खाकर पेट भरते थे। उनमें से कुछ लोग यहां भी पहुंचे। उनकी नस्ल के लोग अब भी बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। वो जो लोग थे जो अपने खाने की तलाश में घूमते फिरते थे, अपने जिस्म के ऊपर वो पत्ते लपेटते थे, कपड़े किसी तरह के वो नहीं पहनते थे, वो लोगों को मारते थे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते थे खाने के लिए। किसी भी तरह से उनको खाना चाहिए था, वो मिलकर नहीं बैठते थे, टोलियां बनाते थे और खाने के लिए एक दूसरे के ऊपर हमले करते थे। जब खाना नहीं मिलता इनको जंगलों के अंदर तो एक दूसरे का खाना छीन लेते थे। जब लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई और उनमें लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे तो वो दूसरी जगहों की तरफ निकले, दूर दूर बढ़े। तो कुछ कबीले उस वक्त हिंदुस्तान की तरफ भी आ गए। और हिंदुस्तान में कहां कहां आए ये जगह बता रखी है, आपको नोट कर लेनी है कि बंगाल में भी उस तरह के कबीले, उस तरह की जातियां पाई जाती हैं। बिहार में भी वो लोग थे, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब भी वो लोग पाए जाते थे। कौन? कबीलाई जातियां। वो जो जुबान बोलते थे वो आज भी अलग है। उनमें से कौल और मंडा कबीले मशहूर हैं और अपनी बोलियां बोलते हैं। वो जो कबीले बने, जो छोटी छोटी टोलियां थी, वो धीरे धीरे बड़े कबीले बने। कबीले अपने खाने की तलाश में बड़ी जगहों की तरफ गए और बड़ी जगहों में वो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों के अंदर फैल गए। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में फैल गए तो उन कबीलों में से आज भी कुछ कबीले जिंदा हैं और अपनी अलग जुबान में वो बातें करते हैं। उन कबीलों की सबकी अलग अलग जुबानें थी। तो हमें कहां से पता चला कि
कौन से कबीले हैं वो क्या ज़बानें बोलते हैं, तो जब तहकीक की तो हिंदुस्तान के अंदर कबीले सामने आए। कौल कबीला सामने आया, मंडा कबीला सामने आया, संथाल कबीला सामने आया। ये कबीले जो हिंदुस्तान के हिस्से में मिलते हैं, ये वो कबीले हैं कि जो आज भी अपनी अलग जुबान बोलते हैं और उसी अंदाज में अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। हालांकि अब नए जमाने के असर लेते हुए उनमें कुछ तब्दीलियां आ गई हैं, लेकिन अभी भी उनकी जुबानें वही हैं, उसी अंदाज में वो बात करते हैं। तो ये कबीले अपनी मशहूर हैं, कबीले मशहूर हैं। दो कबीलों के नाम दिए यहां पर, कौल कबीला और मंडा कबीला, और ये अपनी बोलियां बोलते हैं। ये बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो कोई बोली ना बोलती हो। क्या ऐसी कोई कौम हो सकती है जिसकी कोई बोली ना हो? हर कौम की अपनी बोली होती है, अपनी जुबान होती है, जिसमें वो अपनी बात अपने लोगों को समझाती है और दूसरे सामने वाले की बात को सुनती है और उसको समझती है। तो हर कबीले की एक जुबान होती है और उसी जुबान में वो बातचीत करते हैं। और कबीले की नहीं, यही सारे इंसानों की फितरत होती है। हर इंसानों की, जितने भी इंसान मिलते हैं हमें, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के इंसान हैं, सबकी बोलियां हैं और सब अपनी बोलियों में एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी बात समझाते हैं। यही बात तमाम इंसानों में होती है। इनके 1000-1500 बरस के बाद, किनके, जब ये कबीलाई लोग हिंदुस्तान में आकर बस गए, नागपुर की तरफ, बिहार की तरफ, छोटा नागपुर के पठार के आसपास और विंध्याचल के पहाड़ों के अंदर जब ये कबीले के लोग आकर बस गए थे, तो उनके तकरीबन 1500 साल बाद द्रविड़ लोगों की आमद हिंदुस्तान में होती है। वो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से बीच की तरफ जाते हैं। कौन है वो? इनके 1000-1500 बरस के बाद द्रविड़ ये किस्म है लोगों की, और ये हिंदुस्तान में आके पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी। आदिवासी अलग हैं, और आदिवासियों के बाद जो दूसरे किस्म के लोग हिंदुस्तान में हैं वो द्रविड़ हैं। और उत्तर भारत के अंदर पूरी सभी जगहों के ऊपर द्रविड़ों का कब्जा था। जो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, वो अजीम मुआशरा भी द्रविड़ लोगों का था। द्रविड़ लोग ही वहां पर रहते थे। तो द्रविड़ लोग पश्चिम की तरफ से आए, वो लोग जिन्हें द्रविड़ कहा जाता है। यहां उन्होंने खूब तरक्की की। आज भी मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में यही लोग आबाद थे। ये लोग पश्चिम की तरफ से आए। पश्चिम की तरफ कहां पर? जो मैंने आपको बताया कि जो सिंधु घाटी हमारी थी और वहां पर ये सभ्यताएं आबाद थी। जब आर्यों ने इनके ऊपर हमला किया तो वहां से भागे ये, और वहां से भागने के बाद हिंदुस्तान के निचले इलाकों, कहां पर, जिसे हम दक्षिण भारत बोलते हैं, इन इलाकों की तरफ ये चले गए। और आज भी ये लोग इन्हीं इलाकों की तरफ आबाद हैं। आप कहां आबाद हैं? देखिए, मद्रास में आपको ये लोग मिलेंगे, मैसूर, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना वगैरह का नीचे का हिस्सा, यहां पर ये लोग रहते हैं। और ये सभी मुत्तहिद तौर पर द्रविड़ के नाम से जाने जाते हैं। इन लोगों को ही द्रविड़ कहते हैं। तो द्रविड़ लोग यहां पर आए और खूब फले खूब तरक्की करी उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर, और यहीं पर वो आबाद हो गए, बस गए। आपने तमिल, तेलुगु जुबानों के नाम सुने होंगे। दक्षिण भारत की जुबानें हैं, इन जुबानों के नाम आपने जरूर सुने होंगे। तमिल जुबान का नाम भी आपने सुना होगा और तेलुगु जुबान का भी नाम सुना होगा। ये उन्हीं द्रविड़ लोगों की जुबानों के नाम हैं। तमिल और तेलुगु, कन्नड़, ये अलग अलग नाम हैं उन जुबानों के। ये उन्हीं लोगों की जुबानें हैं। कबीले के माने होते हैं बच्चों गिरोह के। तो ये जुबानें वो लोग बोलते थे। तो अब हमने कितने लोगों के बारे में जाना? हमने आदिवासी के बारे में जाना, जो अलग अलग हिस्सों के अंदर कबीलों की शक्ल में रहते थे, और कबीलों की शक्ल में रहते हुए जब उनको खाने की कमी हुई तो वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर वो फैल गए और वहां वो आबाद हो गए। इसके बाद हमने द्रविड़ों के बारे में पढ़ा। द्रविड़ पश्चिमी हिंदुस्तान से आए। पश्चिम से आए, जब आर्यों ने उनके ऊपर हमला किया तो वो पश्चिम से भागकर हमारे हिंदुस्तान के निचले हिस्सों की तरफ आ गए, और निचले हिस्सों के अंदर वो मद्रास, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह में बस गए, और यहां पर उन्होंने खूब तरक्की की और वो द्रविड़ के नाम से जाने गए। अब बच्चों, ये तो था हिंदुस्तान का हाल। ये हिंदुस्तान के हवाले से हमने बात की कि अलग अलग जुबानें
बोली जा रही हैं। यहां पर द्रविड़ की तमिल और तेलुगु बोली जा रही है और कबीलों की अपनी जो खास जबानें हैं उन मखसूस जबानों में कबीले वाले आपस में बातें करते थे। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर क्या चल रहा था, आलमी सतह पर उस वक्त क्या हो रहा था, वो देखिए आप। ये तो था हिंदुस्तान का हाल जो हमने जाना। हिंदुस्तान में क्या था ये हमने देख लिया कि 5000 साल पहले से कबीले आबाद हैं और 1500 साल बाद उनके 5000 साल जो रह रहे थे उनके 1500 साल बाद यानी कि 3500 साल पहले द्रविड़ लोग भी आ गए और ये भी वहां पर बस गए और फले फूले। उसी वक्त बाहर ईरान, चीन और तुर्किस्तान वगैरह में एक और कौम जिसे आमतौर से तारीख में आर्य कहा जाता है तरक्की कर रही थी। जब हिंदुस्तान में द्रविड़ तरक्की कर रहे थे, कबीले तरक्की कर रहे थे, उसी वक्त ईरान के अंदर, चीन में और तुर्किस्तान में एक नई कौम तरक्की कर रही थी। वो उस कौम का नाम था आर्या। आर्या नाम की कौम थी वो, और ये लोग बहादुर भी थे और अच्छी शक्ल भी इनकी थी, खूबसूरत थे ये लोग, लंबे चौड़े थे, बहादुर थे और खास बात ये थी इनके पास घोड़े भी थे। उस वक्त जो हिंदुस्तानी लोग थे, जो कबीले और द्रविड़ थे यहां पर, उनके पास घोड़े नहीं थे, तेज रफ्तार उनके पास नहीं थी और ना ही इनको लोहे के बारे में पता नहीं था। तो जब ये आर्य हिंदुस्तान में आए तो इनकी लड़ाई हुई आपस में। ना तो इनके पास तेज रफ्तार घोड़े थे और ना ही इनके पास कांटदार हथियार थे। तो ये उनसे मात खा गए और ये भागकर दूसरे हिस्सों की तरफ चले गए। घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। इनके खेती करनी भी आती थी, घोड़े को भी जानते थे, खूबसूरत थे, लंबे चौड़े थे, ताकतवर थे। तो कई खासियतें इस कौम में थी और इस कौम का नाम था आर्या। कोई 3500 बरस हुए ये लोग हिंदुस्तान में आए और इन्होंने यहां के पुराने बसने वालों को हराकर उत्तरी भारत में अपना राज कायम कर लिया। ये लोग निकले यहां पर और निकलने के बाद कहां पहुंचे? हिंदुस्तान में आए। ये अपनी जगह क्यों छोड़ते हैं कि जब जगह के ऊपर लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, फसादात बढ़ जाते हैं, खाने की कमी हो जाती है, तो ये कबीले उठते हैं और दूसरे इलाकों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो जब चीन के अंदर, ईरान के अंदर, हिंदुस्तान में जो आए थे वो ईरान से आए थे, तो ईरान और तुर्किस्तान में जो कबीले थे, बड़े बड़े कबीले थे, वहां पर उनके खाने के हालात खराब हुए, उनको खाना मुहैया नहीं हुआ। तो इन्होंने वहां से सफर करना शुरू किया। और सफर कहां किया उन्होंने? हिंदुस्तान की तरफ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब एक ही था पूरा, इस हिस्से की तरफ वो आए और उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया। और जो हिंदुस्तान में पुराने रहने वाले लोग थे, कौन रह रहे थे यहां पर? कबीले, आदिवासी कबीले और द्रविड़। तो द्रविड़ जो लोग थे ये इनसे लड़ नहीं सके, इनका मुकाबला नहीं कर सके और वो भारत के निचले हिस्सों की तरफ चले गए उत्तरी भारत से, और उत्तरी भारत पर इन लोगों का कब्जा हो गया। और क्योंकि भारत के जो हवा पानी थी, मुवाफिक थी रहने की, ये यहीं बस गए, यहीं आबाद हो गए। पुराने बसने वालों को हराकर उत्तरी भारत में अपना राज कायम कर लिया। इन लोगों ने बहुत सी नज़में, भजन और गीत लिखे। किन्होंने? जो आर्या हिंदुस्तान के अंदर आए। आर्या हिंदुस्तान में आए और जब यहां पर आए तो ये इल्म भी इनके पास था, जानकार थे, तो इन्होंने अपने भजन लिखे, गीत लिखे खुद की जुबान के अंदर ही, और यहां पर उन्होंने बसने के पूरे इंतजाम कर लिए। यह बात याद रखने की है कि ये लोग जो जुबान बोलते थे उसे आर्याई जुबान कहते हैं। संस्कृत इसी की एक शाख है। संस्कृत आर्याई जुबान की एक शाख है। और आर्याई जुबान कौन सी? वो जो आर्या हिंदुस्तान में आए थे, जो जुबान बोलते थे, वो जुबान उनकी आर्याई थी। जब ये हिंदुस्तान में आ गए तो हिंदुस्तान के असर से वो आर्याई को इन्होंने संस्कृत में बदल दिया। आज भी संस्कृत जुबान जो है और जो आर्याई जुबान दूसरी है वो बिल्कुल एक जैसी हैं। यूनानी और इटली की जो जुबानें बोली जाती हैं, जर्मनी की पुरानी जुबानें जो बोली जाती हैं, यानी यूरोपीय मुल्कों की जुबानें और हिंदुस्तान की संस्कृत, इसमें बहुत जो है एक जैसी चीजें मिलती हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती जुबानें हैं। तो ये जो जुबान बोलते थे उस जुबान को आर्याई जुबान कहते थे, और संस्कृत आर्याई जुबान की ही एक शाख है। यूनानी, जर्मन
और पुराने जमाने की फारसी और यूरोप की कई जुबानें इसी खानदान से ताल्लुक रखती हैं। अब ये खानदान आपको ध्यान रखना है, कौन सा खानदान है? ये खानदान है आर्याई खानदान। जो आर्य बोलते थे, आर्याई जुबानों की किस्में हैं अलग अलग, आर्याई जुबानों की शाखें हैं। एक शाख है यूनानी, जो यूनान में बोली जाती थी। एक शाख है जर्मन की, जो जर्मनी में बोली जाती थी। एक शाख है पुरानी वाली फारसी, जो ईरान में बोली जाती थी। और यूरोप के दिगर हिस्सों के अंदर ये जुबानें बोली जाती थी। तो अलग अलग हिस्सों के अंदर ये शाखें बदल गई। और इसी आर्याई जुबान की एक शाख कहां आ गई? हिंदुस्तान में। जब आर्य आए तो हिंदुस्तान में एक शाख आ गई, और वो शाख संस्कृत के नाम से जानी गई। जब तुम आगे बढ़कर इन जुबानों को पढ़ोगे तो मालूम होगा कि सब एक दूसरे से मिलती जुलती है। जब आप इन यूरोपीय जुबानों को पढ़ेंगे, कभी आपको मौका मिलेगा, आप फारसी को पढ़ोगे और संस्कृत के अल्फाजों का मिलान करोगे। फारसी आज वाली फारसी नहीं, पुराने जमाने वाली फारसी, पुरानी फारसी, इनको जब मिलान करोगे तो बहुत हद तक एक जैसी ये जुबानें नजर आएंगी। जुबानों की कहानी बड़ी लंबी है, मजेदार है, मगर यहां उसके बयान करने का मौका नहीं है। अब इतना वक्त नहीं है कि हम जुबानों की तफसील से बात कर सकें, सारी की सारी कहानी आपको सुना सकें। तो एहतशाम हुसैन कहते हैं कि वक्त की कमी को देखते हुए और आपके निसाब का ख्याल रखते हुए मुख्तसर यहां पर बात आपसे कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब आप बड़े होगे तो आप पूरी किताब पढ़ना एहतशाम हुसैन की, उर्दू की कहानी, वहां आपको ये सारी कहानियां नजर आएंगी। बस ये याद रखना चाहिए कि संस्कृत उन्हीं हिंदुस्तानी आर्यों की जुबान थी। अब आपको क्या ख्याल रखना है, अपने जहन में क्या रखना है कि संस्कृत उन आर्याई लोगों की जुबान थी जो चीन, ईरान और तुर्किस्तान से हिंदुस्तान के अंदर आए थे। और हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान के जो ऊपरी वाला हिस्सा है, उत्तर वाला हिस्सा है, वहां आए थे वो, क्योंकि वो ईरान की तरफ से आए थे, वहां कब्जा किया। और जो वहां बसने वाले लोग थे वो दक्षिणी भारत की तरफ चले गए। वो द्रविड़ लोग थे, वो मद्रास, चेन्नई और आंध्र प्रदेश वगैरह में जो नाम दे रखे हैं आपके, उन जगह के ऊपर वो बस गए। तमाम लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। यहां पुराने बसने वाले या तो अपनी पुरानी बोलियां बोलते थे या मिली जुली जुबानें बोलते थे। अब जब आर्य आए तो आर्य लोग संस्कृत जुबान में बातें करते थे, और जो यहां के कुछ लोग इनके बीच रह गए थे वो अपनी मुकामी जुबानों के अंदर बात करते थे। यानी जो उनसे लड़े, हारे, वो तो भाग गए, और जो इनके आगे घुटने टेक कर बैठ गए, जिन्होंने हार मान ली आर्याओं से, तो आर्याओं ने उन्हें अपने साथ रहने का मौका दिया और वो वहीं उनके साथ बसने लगे। अब बात करने की बात आती है तो आर्या लोग जो थे वो तो संस्कृत में बात कर रहे हैं, और जो मुकामी लोग थे वो अपनी मुकामी बोलियों के अंदर बात कर रहे हैं, जो उनके कबीलों के अंदर या उस वक्त रिवाज में थी, उन बातों में वो आपसी गुफ्तगू कर रहे हैं। धीरे धीरे ये हुआ कि संस्कृत ऊंची जात की हिंदुओं की जुबान होकर रह गई। आम लोग इससे दूर रहे। उसी वक्त जो मजहब भी यहां पर फैला, तो जो ऊंची जात के हिंदू थे उन्होंने उस जुबान को अपना लिया। संस्कृत उन्हीं की जुबान रह गई, और जो नीचे हिंदू थे या दूसरे लोग थे वो उन जुबानों से दूर उठ गए। संस्कृत उनके बात करने के लायक नहीं रह गई, उन्होंने संस्कृत सीखी नहीं। ये लोग जो जुबानें बोलते थे उनको प्राकृत कहते थे। कौन से? जो नीचे तबके के लोग थे, जो आर्य थे, ऊंचे तबके के थे, ऊंची जात के हिंदू थे, वो संस्कृत बोलना सीख गए, संस्कृत में ही बात करते थे। लेकिन जो नीचे तबके के लोग थे उनको संस्कृत नहीं आई, और वो अपनी मुकामी बोलियों में बात करते थे। उन मुकामी बोलियों को प्राकृत जुबान कहा गया। अब प्राकृत यानी अलग अलग प्राकृत, हर जगह के ऊपर अलग तरह की प्राकृत बोली जाती थी। प्राकृत एक जुबान नहीं थी, बल्कि अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्राकृतें थीं। प्राकृत नाम से जाना जाता था। आपको यह देखना है कि अलग अलग तरह की जुबानें बोली जाती थी, जिस जगह पर जो जुबान बोली जाती थी वो वहीं की प्राकृत हो जाती थी। तो प्राकृत का यानी अवामी बोली, आम बोलचाल की जुबानी, जो आम लोग बोलचाल बात करते हैं वो वही की प्राकृत जुबान हो जाती है। तो उस वक्त एक तबके की हो गई संस्कृत जुबान और दूसरे तबके की हो गई प्राकृत जुबान। इस तरह से प्राकृत जुबान और संस्कृत जुबान खलत मलत होकर एक दूसरे के साथ चलने लगी। हिंदुस्तान लंबा चौड़ा मुल्क तो है ही, किसी हिस्से में कोई प्राकृत बोली जाती थी तो किसी में कोई।
अब जो बुद्ध मत का मुकाबला करने के लिए साधु और संत पैदा हुए, तो उन्होंने भी आम लोगों पर अपना असर डालने के लिए प्राकृतों में ही गीत और भजन लिखे। हिंदू मजहब था, अब हिंदू मजहब के खिलाफ एक और मजहब आ गया, बौद्ध मजहब उस वक्त पैदा हो गया। बौद्ध मजहब पैदा हो गया तो मुकाबला करने के लिए बौद्ध मजहब के जो जितने भी किताबें हैं वो आसान जुबान में थी, जैसे मुकामी बोली बोली जाती थी उन्हीं बोलियों के अंदर उस मजहब के जानकार थे वो अपने मजहब के बारे में लोगों को बताते थे, इत्तला देते थे। तो बौद्ध मजहब से मुकाबला करने के लिए साधु संतों ने भी मुकामी बोलियों को अपनी बातों का इजहार करने का जरिया बनाया। उन्होंने उन मुकामी बोलियों के अंदर ही भजन लिखे, अपने गीत गाए, लोगों को उन्हीं मुकामी जुबानों के अंदर अपनी बात पहुंचाना शुरू कर दी, समझाना शुरू कर दिया, और भजन लिखे और धर्म कर्म के बातें की, यानी जो उपदेश देते हैं वो उन्होंने उन्हीं जुबानों के अंदर देना शुरू किया ताकि लोगों तक मजहब की पकड़ मजबूत बन सके। उस वक्त दूसरी प्राकृतों या जुबानों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारी प्राकृतें बोली जाती हैं, मुख्तसर हम यहां पर समझते हुए चल रहे हैं। तो इसी तरह से आपको देखना है कि अलग अलग प्राकृतें बोली जा रही हैं। संस्कृत के मुकाबले प्राकृत बोली जा रही थी, अलग अलग इलाकों की प्राकृत थी। एक इलाका जो हम उत्तरी भारत जिसको बात कर रहे हैं, इस इलाके में बोली जाने वाली प्राकृत थी शूरसेनी। देखिए उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी हमें उसी से काम है। इस प्राकृत को शूरसेनी कहा जाता था, यह नाम आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी प्राकृतें थी, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्राकृतें थी। हमारे हिंदुस्तान के उत्तरी भारत के अंदर उत्तरी हिस्से में इसके जो प्राकृत बोली जाती थी इसे शूरसेनी कहा जाता था। इसी के पेट से वो भाषाएं पैदा हुई जिनको हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू कहते हैं। अब प्राकृत यानी आवामी बोली जो आम बालचाल में की जाए, आम बातचीत लोगों की जाए, वो प्राकृत है। तो एक प्राकृत का नाम है शूरसेनी, और इस शूरसेनी प्राकृत से ही हमारी जो जुबानें हैं जो हम बोलचाल करते हैं वो बनी। कौन सी बनी? इसे हम हिंदी भी कहते थे उस वक्त, इसे उर्दू भी कहते थे और इसे हिंदी भी कहते थे। तो ये जो जुबान है हिंदुस्तानी जुबान है, खालिस हिंदुस्तानी जुबान है। हिंदी और उर्दू इसको कहते हैं, हिंदुस्तानी भी जुबान का नाम था, ये शूरसेनी से ही निकली है। तो इस तरह से हमारी उर्दू की पैदाइश भी हो गई बच्चों के जुबानों का सीखते सीखते कि हिंदुस्तान में अलग अलग मुकाम पर किस तरह की जुबानें बोली जाती हैं, तो दर्जा ब दर्जा सीखते हुए हम उर्दू तक पहुंच गए हैं। उर्दू जुबान की पैदाइश शूरसेनी जुबान से हो गई है, और शूरसेनी एक प्राकृत जुबान है। और प्राकृत जुबान जो मुकाम पर बोली जाती थी, जगह पर बोली जाती थी, अलग अलग जगह की अलग अलग प्राकृतें, और ये आई थी संस्कृत के मुकाबले में। जो ऊंची जात के हिंदू थे वो संस्कृत बोलते थे, और जो आम लोग थे वो अवामी में बात करते थे, और वो अवामी ही प्राकृत होती थी, और प्राकृत से ही उर्दू निकल के आई है। आगे आते हैं, अब इनसे कौन कौन सी जबान निकली देखिए। बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया भी नई आर्याई जुबानें हैं। यह भी तारीख का एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो इन जुबानों की भी तरक्की हुई है। ये जो जुबानें आप देख रहे हो, मुकामी बोली जाती थी जुबानें, इन जुबानों की तरक्की कब हुई? हिंदुस्तान में मुसलमानों के आने के बाद। उससे पहले यह भी प्राकृत के तौर पर बोली जा रही थी, लेकिन जब मुसलमान आ गए और उर्दू और हिंदी की इब्तिदा होने लग गई, वो मजबूती आने लग गई उर्दू अदब के अंदर, उर्दू जुबान के अंदर, तो उसी वक्त ये जो मुकामी जबानें थी जो अलग अलग मुकाम पर बोली जाती थी, ये भी तैयार होने लग गई, ये भी मजबूत होने लग गई। अगर ऊपर लिखी हुई बातें याद रखी जाएं तो आगे की कहानी और ज्यादा समझ में आ जाएगी। अब हमने एक सीन पूरा का पूरा देख लिया है, पूरा का पूरा हमने तस्वीर समझ ली है। अगर हमने उसको जहन में रखी तो आगे उर्दू की पैदाइश, किस तरह से उर्दू ताकतवर हुई और किस तरह से जुबानें बोली गई, वो हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। एहतशाम हुसैन कहते हैं कि मालूम होगा कि 1000 ईस्वी के बाद से जो नई जुबानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी उनमें एक उर्दू जुबान भी है। उर्दू जुबान कब से शुरू हुई? 1000 ईस्वी के बाद से नई जुबानों के अंदर पैदा हुई है। और आई कहां से? ये आर्याई जुबानों से, प्राकृत जुबानों से ये
पैदा हुई। ये जुबान कहीं बाहर से नहीं आई, यहीं पैदा हुई और यहीं के लोगों से इसे तरक्की दी। इसकी बनावट, इसका रंग रूप सब हिंदुस्तानी है। अगर ये जुबान किसी दूसरे मुल्क में भी बोली जाने लगे तो ये वहां की जुबान नहीं बन जाएगी, ये हिंदुस्तान की जुबान ही रहेगी। यानी उर्दू किसी भी मुल्क में बोली जाए, दुनिया के किसी भी शहर में उर्दू बोली जाए, वो उस शहर की जुबान नहीं हो जाएगी, उर्दू हमारी जुबान ही रहेगी, उर्दू हिंदुस्तानी जुबान ही रहेगी। अब एक बार मैं आपको पूरी की पूरी तस्वीर फिर से दिखा देता हूं कि आपको याद हो जाए और ये समझ में आ जाए पूरा का पूरा सबक, क्योंकि यहां पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। उर्दू की कहानी आपको बताई है, एक हिस्सा उर्दू की कहानी किताब से लिया गया है। तो बताया था आपको कि 5000 साल पहले जब हिंदुस्तान में लोग बसे थे तो वो कबीलाई जुबान में बातें करते थे। कबीले अलग अलग हिस्सों के अंदर फैल गए और उसी वक्त पश्चिम से कुछ लोग आए, एक बड़ी सारा कबीला आया जो द्रविड़ के नाम से जाना गया और वो हिंदुस्तान में बस गया। जो कबीले हिंदुस्तान में बसे थे, तो जो आदिवासी कबीले थे, जो जंगली लोग थे, वो तो बसे थे हमारे बिहार के आसपास, छोटा नागपुर, बिहार और कोल और संथाल जो पहाड़ हैं इनके आसपास वो बस गए थे, वो वहीं आबाद रहे। लेकिन द्रविड़ जो थे वो सिंधु नदी के किनारे पर थे, सिंधु नदी के साथ वो बसे हुए थे। उसी वक्त जब हमारे यहां पर द्रविड़ तरक्की कर रहे थे, उसी वक्त चीन में, ईरान में, तुर्किस्तान में एक और जाति तरक्की कर रही थी और वो जात थी आर्य जात। क्या नाम था उसका? और वो ईरान में, तुर्किस्तान में एक और जात तरक्की कर रही थी और उस जात का नाम था आर्याई। आर्य वहां पर तरक्की कर रहे थे। जब वहां पर आर्यों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई तो वो अलग अलग जगहों की तरफ बढ़े, तो एक कबीला, एक कौम आर्यों की उठ के हिंदुस्तान की तरफ भी आई और हिंदुस्तान की तरफ आई तो हिंदुस्तान में उनकी जंग, जो यहां पर काबिज थे द्रविड़ लोग, द्रविड़ों से उनकी जंग हुई। द्रविड़ जंग हार गए और जंग हार कर ये दक्षिण भारत की तरफ चले गए। और ये कहां बस गए? ये मद्रास में बस गए, ये कर्नाटक में बस गए, ये आंध्र प्रदेश के अंदर बस गए और भी केरल वगैरह में ये लोगों की बसावट हो गई और फिर वहां पर ये तरक्की करने लगे। और जो आर्याई आए थे वो कहां बस गए? उन्होंने उत्तरी भारत पर अपना कब्जा कर लिया। ये आर्याई लोगों ने उत्तरी भारत को अपना वतन बना लिया और यहां पर ये रहने बसने लग गए। आर्याई जो आए थे तो ये जबान जो अपनी बोलते हुए आए थे, क्योंकि हर कबीले की अपनी जुबान होती है, हर कौम की, हर इंसान की अपनी जुबान होती है, तो वो अपनी जुबान लेकर आए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में वो उसी जुबान में बातचीत करते थे। जब वो यहां पर बस गए तो कुछ द्रविड़ लोग भी यहां पर रह गए थे, कुछ आदिवासी लोग भी यहां पर उनके साथ रह रहे थे, कुछ और नीचे तबके के लोग, गरीब तबके के लोग उनके साथ यहां पर बसे हुए थे। तो उनकी जो जुबान थी वो संस्कृत जुबान थी, संस्कृत जुबान में बात करते थे। लेकिन जो निचले तबके के लोग थे, गरीब लोग जो थे, मजदूर और मेहनतकश जो लोग थे, वो संस्कृत नहीं बोल पाए और वो अपनी मुकामी जुबानों में ही बात करते थे। तो वो मुकामी जबानें प्राकृत जबानें कहलाईं। अब बहुत बड़े हिस्से के अंदर फैले थे वो, तो अलग अलग हिस्सों की अलग अलग प्राकृत जबानें हो गई। हम उत्तर भारत की प्राकृत जुबान के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तर भारत की प्राकृत जुबानों में से एक जुबान है शूरसेनी, और उस शूरसेनी से जो है हम जो जुबान बात करते हैं, हिंदी भी कहा जाता है उसको, हिंदुस्तानी भी कहा जाता है और उर्दू भी उस जुबान को कहा जाता है। ये उसी जुबान में से, शूरसेनी में से पैदा हुई और तरक्की करी। इस तरह से हिंदी की पैदाइश भी हो गई, इस तरह से हिंदुस्तानी की भी हो गई और यही हमारी उर्दू की पैदाइश का सबब भी बना। और इसी के साथ अलग अलग मुकामों पर बंगाली, गुजराती, उड़ीसा, ये जुबानों, उड़िया जुबान, इन जुबानों की भी पैदाइश हो गई। ये जुबानें भी तरक्की करने लग गई और ये हमारी जुबानें सारी की सारी एक साथ बनकर तैयार हो गई। उर्दू के बारे में जब हम बात करें तो उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान में ही हुई। किस तरह पैदाइश हुई हमने देखा, पूरी का पूरा हमारे सामने खाका सामने आ गया है कि किस तरह उर्दू बनी, किस तरह से उर्दू तरक्की की उर्दू ने। और उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है। किसी मुल्क और मुल्क में बोली जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस मुल्क की हो जाएगी, उर्दू हमेशा हमारी ही रहेगी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जुबान है और बहुत प्यारी जुबान है उर्दू। यहां पर बच्चों सबक मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर मैं सबक से मुतालिक सवालों जवाब के साथ फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।